नमस्ते प्यारे बच्चों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम केमिस्ट्री 12th क्लास के लिए कुछ स्पेशल 2 मार्कर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और जनरली हमें बुक्स में भी नहीं देखने को मिलते हैं। तो आइए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आप देखेंगे। तो यदि आप चाहें तो वीडियो को डबल से देखें और वीडियो को देखकर इनको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि NaCl और CaCl2 है ना, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का प्रयोग सड़क से बर्फ साफ करने के लिए किया जाता है, क्यों? क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है कि NaCl और CaCl2 का प्रयोग सड़क से बर्फ साफ करने के लिए किया जाता है, क्यों? तो ध्यान से आंसर देखेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कि NaCl और CaCl2 जल के हिमांक को इतना कम कर देते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो सोडियम क्लोराइड है और कैल्शियम क्लोराइड ये क्या करते हैं? जल के हिमांक को इतना कम कर देते हैं कि वह जमकर बर्फ नहीं बना पाता। ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या करना है? सड़कों पर जो बर्फ जम जाता है उसके लिए हमें NaCl और CaCl2 का प्रयोग करना है। तो क्या करते हैं ये दोनों, NaCl और CaCl2 क्या करते हैं? जल के हिमांक को इतना कम कर देते हैं कि वह जमकर क्या नहीं कर पाता, बर्फ नहीं बना पाता है। अतः बर्फ जो है NaCl और CaCl2 द्वारा पिघल जाती है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे बर्फ नहीं बन पाता है और बर्फ जो है NaCl और CaCl2 द्वारा क्या होती है? पिघल जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव होता है? ठीक है, अच्छे समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव होता है। तो अभी तक आपने ये तो पढ़ा है कि मोलरता जो है वो ताप से प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि मोलरता में आयतन की प्रधानता है। क्वेश्चन अब ये कि मोलरता पर ताप का प्रभाव होता क्या है आखिर? ताप से मोलरता बढ़ेगी या घटती है? तो आंसर देखिएगा, ताप बढ़ने से मोलरता कम होती है। याद रखिएगा बच्चों, यदि ताप बढ़ाएंगे तो मोलरता क्या हो जाएगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि विलयन का आयतन बढ़ जाता है। इससे समझिए आप लोग, जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो विलयन का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, किंतु मोलों की संख्या उतनी ही रहती है। ठीक है, मोलों की संख्या में मीन्स ये मोलों की संख्या आपकी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है? ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि मोलर ताप पर ताप का क्या प्रभाव होता है? तो आंसर होगा, ताप बढ़ाने से मोलरता कम हो जाती है क्योंकि विलयन का आयतन बढ़ता है किंतु मोलों की संख्या उतनी ही रहती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे समझिए आप लोग। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन है कि फ्रिज में रखे हुए प्याज को काटना। एक प्याज वो है जो फ्रिज में रखा हुआ है और एक जो बाहर रखा रहता है। सामान्य ताप पर रखे हुए प्याज को काटने की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होता है, क्यों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझिए अच्छे से कि मान लीजिए एक कोई प्याज है वो फ्रिज में रखा है तो उसको काटना आसान होता है जो एक बाहर सामान्य ताप पर रखा है उसको काटने की तुलना में। ठीक है, फ्रिज में रखे हुए प्याज को काटना सामान्य ताप पर रखे हुए प्याज को काटने की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होता है, क्यों? आंसर देखिए बच्चों, आंसर होगा कम ताप पर, जो मतलब बाहर है, कम ताप पर जो फ्रिज में है, कम ताप पर वाष्प कैसा होता है? कम होता है। अच्छे समझना है, कम ताप पर क्या होता है? वाष्प कम होता है। इस कारण प्याज काटने से निकली रसायन से कम ताप पर कम वाष्प बनता है। ठीक है, आंसर समझ में आ रहा है आपको? आंसर बहुत इजी है कि यदि मान लीजिए देखो, टेम्परेचर फ्रिज के अंदर का कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, अंदर कैसा होता है? टेम्परेचर कम होता है। तो कम ताप पर क्या हो जाएगा? वाष्प भी कम हो जाता है। वाष्प कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। इस कारण क्या होगा? प्याज काटने से जो निकली रसायन होती है, क्योंकि प्याज जब काटते तो क्या होता है? आंसू आते हैं। तो जो अंदर जो फ्रिज में रखी है उसको प्याज हम आसानी से काट पाएंगे जिससे कि आंसू नहीं आते। तो उससे निकली रसायन से कम ताप पर कम वाष्प बनता है। इस वजह से जो फ्रिज में रखी होती है उस प्याज को काटना आसान होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आप देखेंगे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बच्चों कि प्रेशर कुकर में भाप बाहर नहीं निकलती। ठीक है ना, प्रेशर कुकर में क्या नहीं होता? भाप बाहर नहीं निकल पाती। इससे कुकर के अंदर दाब क्या होता है? दाब जो है बहुत अधिक हो जाता है। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, दाब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा और जिससे क्या हो जाएगा? खाना
शीघ्र पच जाएगा, खाना क्या हो जाएगा, शीघ्र पच जाएगा। उम्मीद है ये पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे। कई बार पूछा जा चुका है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, तो इसका आंसर होगा बच्चों, प्रेशर कुकर में भाप बाहर नहीं निकल पाती है, इससे कुकर के अंदर दाब बहुत अधिक हो जाता है। दाब बढ़ने से क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है और खाना जो है वो शीघ्रता से पच जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि यदि कोई किशमिश है, उस किशमिश को पानी में डालने पर क्या हो जाएगा, वह फूल जाएगी। समझना, ये विसरण और परासरण आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये विसरण और परासरण का क्वेश्चन है। एक विसरण की क्रिया होती है और एक किसकी होती है बच्चों, एक होती है परासरण की। ठीक है ना। तो ये दोनों विसरण और परासरण भी आपने पढ़ा है। एक में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर कण जाते हैं और एक में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कण जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है किशमिश को पानी में डालने पर क्या हो जाएगी, वह फूल जाएगी। समझना, किशमिश को यदि हम पानी में डालेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, फूल जाएगी। लेकिन यदि उसी किशमिश को हम अंगूर या चीनी के जो गाढ़ा घोल होता है उसमें डालेंगे तो वह कैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाती है। क्यों? क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? यदि हम किशमिश को पानी में डालेंगे तो वो फूल जाएगी, जबकि चीनी मतलब शक्कर के गाढ़े घोल में डाल देंगे तो वो सिकुड़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना। आंसर देखिए इसका। इसका आंसर होगा बच्चों कि परासरण की क्रिया के कारण। तो सबसे पहले याद रखिए यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पे हो रही है परासरण की क्रिया। कौन सी क्रिया? यहाँ पर हो रही है बच्चों परासरण की क्रिया। ठीक है ना। तो परासरण की क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, ये जो जल के अणु हैं ये किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एक बात और ध्यान रखना, जल यानी विलायक। जल क्या होता है, विलायक। तो परासरण की क्रिया के फलस्वरूप जल के जो अणु हैं वो कहाँ जाएंगे बच्चों, किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फलस्वरूप किशमिश क्या हो जाएगी, जल में डालने पर फूल जाती है। किशमिश क्या हो जाएगी बच्चों, जल में डालेंगे तो क्या हो जाएगी, उससे फूल जाएगी। ठीक है। जबकि अंगूर जो है बेटा, आपको ध्यान रखना है कि अंगूर मतलब किशमिश है ना, चीनी के गाढ़े घोल में डालने पर क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। कैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि परासरण की क्रिया के फलस्वरूप जल के जो अणु हैं अंगूर से चीनी के सांद्र, ठीक है ना, अंगूर से आपको ध्यान रखना है चीनी के सांद्र जो विलयन है उसकी ओर गति करने लगते हैं। दोनों अपोजिट हैं, आपको अच्छे समझना है। इसमें क्या हो जाएगा, परासरण की क्रिया के फलस्वरूप जल के अणु किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, फलस्वरूप किशमिश जल में डालने पर फूल जाती है। जबकि यदि हम क्या करें, इनको चीनी या शक्कर के गाढ़े घोल में डालने पर यह सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि परासरण की क्रिया के फलस्वरूप जल के अणु जो हैं अंगूर से, आपको ध्यान रखना, चीनी के सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं, जिससे यह सिकुड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, इसको अच्छे समझिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और पहले क्वेश्चन समझें आप लोग अच्छे से कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है अंडे का, अंडे के ऊपर एक बाहरी परत होती है, आप लोग जानते हो, जिसे हम अर्धपारगम झिल्ली भी कहते हैं, जो कि आप लोग जानते हो प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली होती है। ठीक है ना। तो अंडे का यदि जो बाहरी छिलका है, उस बाहरी छिलके को हटाकर हम उस अंडे को नमक के संतृप्त विलयन में डालें तो वह क्या हो जाए, ये इसको नहीं है, याद रखिएगा ये में से, तो वह फूल जाता है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो वह फूल जाता है। ठीक है, अच्छे समझिए। अब अंडे का यदि बाहरी छिलका हटाकर नमक के संतृप्त विलयन में डालने पर क्या हो जाता है, वह आपको याद रखना है, वह फूल जाता है। क्यों? आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा, समझिए अच्छे से, यदि परासरण की क्रिया के कारण क्या होता है, अंडे का जो बाहरी छिलका हटाकर नमक के संतृप्त विलयन में डालने पर वह सिकुड़ जाता है। क्या हो जाएगा, वह सिकुड़ जाएगा। ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि परासरण, ये परासरण है बच्चों, है ना, परासरण की क्रिया के कारण जल के अणु कम सांद्रता से, ठीक है, किससे, कम सांद्रता वाले द्रव से अधिक सांद्रता वाले द्रव की ओर गति करने लगते हैं। अब बात आपको समझ आ रही है यहाँ पे ये, ठीक है, याद रखिएगा, ये यहाँ पे है सिकुड़ना। क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे है सिकुड़ना। यदि अंडे को छिलका निकाल के हम किस में डालें, उसको हम उसको नमक के संतृप्त विलयन में डालेंगे तो वह सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ जाएगा? क्योंकि परासरण की क्रिया से जल के अणु जो हैं वो कम सांद्रता वाले द्रव से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगते हैं, इसलिए वह क्या हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये जो अंडा है वो कैसा हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है। कैसा हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, कमेंट करके बताइए आप लोग, अच्छे से समझ में आ रहा है पूरा, बिल्कुल ईजी है।
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं, इनको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनको बहुत अच्छे से समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम, समझिए, एक कूलाम द्वारा पदार्थ की कितनी मात्रा जमा होती है और यह क्या कहलाती है। ठीक है ना, एक कूलाम के द्वारा पदार्थ की कितनी मात्रा जमा होती है और यह क्या कहलाएगी। तो एक कूलाम के द्वारा ध्यान रखना 96,500 ग्राम, कितनी, एक कूलाम द्वारा तुल्यांकी भार की यदि बात करेंगे तो 96,500 ग्राम पदार्थ जमा होता है। यह पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाता है पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, ये कहलाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और एक बात और याद रखना, ये जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है इसे हम जेड से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, इसको हम जेड से शो करते हैं। तो एक कूलाम बराबर ये मात्रा आपको याद रखना है 96,500 कूलाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। कोई भी इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का जो अपचयन विभव है उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, नरनष्ट समीकरण आप लोगों ने पढ़ा है। नरनष्ट समीकरण के अनुसार, किसके अनुसार, नरनष्ट समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव जो है धातु आयन की सांद्रता अथवा ताप बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। किसी इलेक्ट्रोड का जो अपचयन विभव है इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो नरनष्ट समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव जो धातु आयन है इसकी सांद्रता या फिर इसका ताप बढ़ाकर हम इसको बढ़ा सकते हैं। किसको, अपचयन विभव को, किसके द्वारा, आयन की सांद्रता और ताप बढ़ाकर इसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, किसी इलेक्ट्रोड का जो अपचयन विभव है, हम उस जो इलेक्ट्रोड है उसकी जो सांद्रता है और उसका ताप है, इन दोनों को बढ़ाकर हम उस अपचयन विभव को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इसको समझिए आप लोग अच्छे से। क्वेश्चन क्या है ये, कि एक जो सेल होता है, ये सेल है ना, एक सेल कुछ समय बाद काम करना बंद कर देता है, क्यों। कोई भी एक सेल है, समझिए, कुछ समय पश्चात क्या होता है, वो कार्य करना बंद कर देता है, ऐसा क्यों होता है। तो आंसर देखिएगा, समय के साथ विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता परिवर्तित होती रहती है। कोई भी जो सेल होती है उसमें क्या होता है, आप जानते हो, विद्युत अपघट्य विलयन भरा होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, समय बीतने के साथ की जो विद्युत अपघट्य विलयन है उसकी सांद्रता परिवर्तित होती रहती है। किसी भी सेल में जो विद्युत अपघट्य विलयन भरा होता है उसकी सांद्रता परिवर्तित होती रहती है। अतः उनकी जो इलेक्ट्रोड विभव है वो बदलते रहते हैं। क्या होता है बच्चों, उनके जो इलेक्ट्रोड विभव हैं वो बदलते रहते हैं। आप लोग जानते हो, आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, इसमें ये क्या विद्युत अपघट्य भरा है और इसमें क्या है, ये दो इलेक्ट्रोड लगे हैं। तो यहाँ से आप जानते हो एनोड और ये क्या होता है, कैथोड, इलेक्ट्रॉनों का गमन इनमें होता है। ठीक है ना, तो उनके जो इलेक्ट्रोड विभव क्या है वो बदलते रहते हैं। और जब दोनों अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव बराबर हो जाते हैं, ठीक है, ये हमारे देखें एकल इलेक्ट्रोड होता है इस तरीके से, तो ये एक अर्धसेल कहलाती है। क्या कहलाती है, ये एक अर्धसेल कहलाती है। तो उनके जब इलेक्ट्रोड विभव बदलते रहते हैं और जब दोनों अर्धसेलों के इलेक्ट्रोड विभव बराबर हो जाते हैं तो वो जो सेल होता है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, तब आपको याद रखना है कि वो सेल जो है वो काम करना बंद कर देता है। काम करना बंद कब करेगा, आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रताएं कैसी हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। अतः उनकी इलेक्ट्रोड विभव जो है बदल जाते हैं। ठीक है, और दोनों अर्धसेल इलेक्ट्रोड विभव बराबर हो जाते हैं और सेल जो है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, कमेंट करके जल्दी बताएं सब कुछ क्लियर हो रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है आप लोगों को। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी करते चलिए। साथ में जिन बच्चों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथी बच्चों तक, अपने सभी फ्रेंड्स तक वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा बच्चों कि NH3 मीन्स अमोनिया, ठीक है ना, NH3 और CO2 में से कौन शीघ्रता से अधिशोषित होता है और क्यों। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है
कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में से कौन जो है वो शीघ्रता से अधिशोषित होता है। क्या होता है बच्चों? अधिशोषित। और ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि NH3 इसका आंसर देखिएगा। आंसर क्या होगा इसका कि अमोनिया का क्रांतिक ताप CO2 से अधिक होता है। समझिए आप लोग, ये जो अमोनिया है इसका क्रांतिक ताप किससे अधिक होता है? CO2 से अधिक होता है। अर्थात NH3 को CO2 की अपेक्षा आसानी से द्रवित, यहाँ पे लिखा है ये द्रवित, क्या किया जा सकता है? मतलब अमोनिया को हम CO2 की तुलना में आसानी से क्या करेंगे? द्रवित कर सकते हैं। चूंकि ये क्या होती है? गैस होती है। तो दाब बढ़ा करने को क्या करते हैं? हम द्रव बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं द्रवित करना। तो द्रवित किया जा सकता है। अतः NH3 में अधिक अंतर आणविक आकर्षण बल होने के कारण यह शीघ्रता से अधिशोषित होती है। यदि सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि NH3 और CO2 में से कौन अधिक अधिशोषित होगी, तो राइट आंसर क्या होगा उसका? NH3। राइट आंसर क्या होगा? NH3। तो NH3 अधिशोषित होगी CO2 की तुलना में। क्यों होगी? क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि NH3 में अधिक आणविक आकर्षण बल होता है। NH3 में क्या होता है बच्चों? अधिक आणविक आकर्षण बल होता है, जिससे यह क्या करती है? शीघ्रता से अधिशोषित होती है। तो NH3 और CO2 में ज्यादा अधिशोषित कौन होगी? NH3 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनमें जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है जब, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग ध्यान से, क्या होता है जब किसी कोलाइडी विलयन का लगातार अपोहन किया जाता है? आपको कल की क्लास में ही मैंने बताया था कि अपोहन जो है आपका 5th चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके 100% चांस बन रहे हैं आने के। तो अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब किसी कोलाइडी विलयन का लगातार अपोहन किया जाता है? ठीक है, कोलाइडी विलयन भी आप लोग जानते हो। तो यदि हम किसी कोलाइडी विलयन का लगातार अपोहन करेंगे तो आंसर क्या होगा? समझिए इसको आप। देखिए, कोलाइडी विलयन का स्थायित्व, क्या लिखा है? ये स्थायित्व है। कोलाइडी विलयन का स्थायित्व उसमें उपस्थित वैद्युत अपघट्य के कारण होता है। आंसर समझना, वैद्युत अपघटन के कारण होता है। कोलाइडी विलयन का जो स्टेबिलिटी है, जो स्थायित्व है, वो किस वजह से होती है बच्चों? वो वैद्युत अपघटन के कारण होती है। लगातार अपोहन से उसमें उपस्थित वैद्युत अपघटन क्या होता है? वैद्युत अपघटन पृथक हो जाता है। ये वैद्युत अपघट्य है अब यहाँ पे, है ना। जब लगातार हम अपोहन करते जाएंगे तो उसमें उपस्थित जो वैद्युत अपघट्य है वो अलग हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कोलाइडी अस्थायी हो जाता है। ये समझना इंपॉर्टेंट है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है? कोलाइडी जो है वो अस्थायी हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्योंकि वैद्युत अपघट्य जैसे ही पृथक होगा तो कोलाइड कैसा हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। और अस्थायी होने से यह कैसा हो जाता है बच्चों? यह अवक्षेपित हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये अवक्षेपित। लगातार यदि अपोहन किया जाएगा तो क्या होता है? कोलाइडी विलयन का जो स्थायित्व है उसमें उपस्थित वैद्युत अपघटन के कारण होता है। यदि हम लगातार अपोहन करेंगे तो उसमें उपस्थित वैद्युत अपघट्य जो है वो पृथक हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप कोलाइडी अस्थायी हो जाता है और यह अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइसी कारक का क्या कार्य होता है? ठीक है, पाइसी कारक भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो अगला क्वेश्चन है कि पाइसी कारक का काम क्या होता है? ये कार्य है। ठीक है, पाइसी कारक का क्या कार्य है? आंसर देखिएगा, पाइसी कारक किसी पायस के पृष्ठ तनाव को कम करके पायस को स्थायित्व प्रदान करते हैं। पायस आप लोग जानते हो, द्रव का द्रव में जो विलयन होता है वो पायस कहलाता है। दूध इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। तो पाइसी कारक क्या करता है? किसी भी पायस के पृष्ठ तनाव को कम करता है। पहली चीज, पायस क्या करेगा? पायस आपको याद रखना है, किसी पायस के पृष्ठ तनाव को क्या करेगा? कम करेगा। और ऐसा करने से क्या होता है? पायस जो है वो स्थायी हो जाता है, मतलब पायस को स्थायित्व प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए तेल में जल के पायस, उसके लिए साबुन जो है वो पायसी कारक का कार्य करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट तो ये याद रखना है कि पायसी कारक का क्या काम है? तो किसी भी पायस के पृष्ठ तनाव को कम करके पायस को स्थायित्व प्रदान करना। पायसी कारक का काम क्या है बच्चों? पायसी कारक का काम है पायस को स्थायित्व प्रदान करना। ये आपको अच्छे से याद रखना है। पायस को स्थायित्व प्रदान कौन करता है? तो पायसी कारक करते हैं। कौन करता है बच्चों? पायसी कारक। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंदे पानी को साफ करने के लिए फुटकरी का प्रयोग किया जाता है, क्यों? यदि गंदा जल है, गंदे पानी को साफ करने के लिए फुटकरी का प्रयोग किया जाता है, क्यों? आंसर देखिएगा, नदी के जल में मिट्टी के जो ऋणात्मक कण उपस्थित होते हैं, नदी का जो जल होता है उसमें
मिट्टी के कौन से ऋणात्मक कण उपस्थित होते हैं, इनको पृथक करने के लिए उस जल में फिटकरी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? फिटकरी मिलाते हैं। फिटकरी से प्राप्त, ध्यान रखिए, फिटकरी से प्राप्त जो Al प्लस मतलब एल्यूमिनियम के ऋणायन होंगे, यह क्या करते हैं? ये ऋण आवेश को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं ये जो है यह आयन ऋण आवेश को नष्ट कर देते हैं। इससे अशुद्धियां कैसे हो जाती हैं? स्कंदित होकर नीचे बैठ जाती हैं। कहाँ बैठ जाती है? नीचे जो है, ये नीचे तल में बैठ जाती हैं और जल जो है वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए गंदे पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार इसको डबल से समझिए पूरे आंसर को अच्छे से कि कैसे ये क्रिया करता है कि नदी के जल में जो मिट्टी के ऋणात्मक कण उपस्थित होते हैं, इनको पृथक करने के लिए जल में फिटकरी मिला देते हैं। इतना क्लियर है? नदी के जल में मिट्टी के ऋणात्मक कण उपस्थित होते हैं, इनको पृथक करने के लिए जल में फिटकरी मिलाते हैं। अब देखो, फिटकरी से प्राप्त, क्योंकि फिटकरी का फार्मूला भी आप लोगों को याद होगा, तो फिटकरी से प्राप्त जो Al, ठीक है, Al धातु के आयन होते हैं, यह ऋण आवेश को जो मिट्टी में होता है, अभी हमने पढ़ा ना, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, इस ऋण आवेश को क्या करता है? ये नष्ट कर देता है। इससे जो अशुद्धियां हैं वो स्कंदित हो जाती हैं, मतलब फैल जाती हैं। अशुद्धियां स्कंदित होकर नीचे तल में बैठ जाएंगी और जल जो है वो शुद्ध हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? फिटकरी का उपयोग करते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपने लास्ट ईयर जो ओल्ड पेपर है उनमें देखा होगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये क्वेश्चन भी हम लोग कई बार एग्जाम में देख चुके हैं, है ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो वायुमंडल में धूल आदि के कोलाइडी कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। एक लाइन में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक शब्द में उत्तर बताइए कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो आप लोग बोल सकते हो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण बच्चों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या लिखना है कि वायुमंडल में धूल आदि के कोलाइडी कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और शेष रंगों को अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं ये? और बाकी के जो भी कलर होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है बच्चों? इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओजोन में ब्रंजक गुण होता है क्यों? ठीक है, आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको बाद में वीडियो डबल से देख के आप इनको नोट कर सकते हैं। अच्छे से याद कर लीजिए क्वेश्चन। ओजोन, ठीक है, ओजोन क्या होता है? ऑक्सीजन का अपर रूप होता है। ऑक्सीजन होती है हमारी O2 और O3 क्या होता है हमारा? ओजोन। ठीक है, ओजोन बनाने वाले संयंत्र को हम ओजोनाइजर कहते हैं। ओजोनाइजर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, आपके सिलेबस में आपको याद होंगे, ब्राडी ओजोनाइजर, सीमेन ओजोनाइजर और सीमेन हॉलस के ओजोनाइजर। ठीक है ना, तो ये ओजोन आपको ध्यान रखना है जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन में ब्रंजक गुण होता है क्यों? आंसर देखिएगा, ओजोन की ऑक्सीकारक प्रकृति होने के कारण यह ब्रंजन का गुण दर्शाता है। क्या करता है? ब्रंजन का गुण दर्शाता है। कौन सी प्रकृति होने के कारण? ऑक्सीकारक प्रकृति होने के कारण। ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण जब होता है तो ऑक्सीकरण द्वारा क्या करते हैं? ये नीले और जो हरे पत्ते होते हैं इनका रंग उड़ा देते हैं। क्या करते हैं? जो पत्ते होते हैं उनका रंग उड़ा देते हैं। यह हाथी दांत और तेलों का भ्रंजन करने के काम भी आती है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। हाथी दांत और तेलों का भ्रंजन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए बच्चों, ये होता है ओजोन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ओजोन के द्वारा होता है। आप समझ चुके होंगे अच्छे से कि ओजोन में भ्रंजन का गुण होता है। क्यों? तो इनकी जो ऑक्सीकारक प्रकृति होने के कारण यह भ्रंजन का गुण दर्शाता है। और ऑक्सीकरण के द्वारा यह क्या करता है? जो नीले और हरे पत्ते होते हैं, मतलब नीला कोई सा भी कलर है ना, इनका रंग उड़ा देते हैं। यह हाथी दांत और तेलों का भ्रंजन काम करने के काम में आती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? उत्कृष्ट गैसें, जानते हो आप लोग, जो 18वां समूह होता है उसमें उत्कृष्ट गैसें होती हैं। तो उत्कृष्ट गैसें केवल फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन के साथ ही यौगिक क्यों बनाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए इसको आप लोग। फ्लोरीन जो कि 17वें समूह का तत्व है, और ऑक्सीजन कौन से समूह का है? 16वें समूह का। ठीक है ना, तो और ये उत्कृष्ट गैस होती है 18वें समूह की। तो फ्लोरीन है 17वें का और ये 16वें का। क्लियर है? तो उत्कृष्ट गैसें केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही यौगिक बनाती हैं, क्यों? ऐसा क्या होता है? आंसर देखिएगा। आंसर है कि क्लोरीन तथा ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ से फ्लोरीन कर लीजिए, ये फ्लोरीन है ना। फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन सर्वाधिक कैसे होते हैं? सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व हैं। ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है, यदि क्वेश्चन आपसे आता है कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, तो वो फ्लोरीन होता है। कौन सा होता है? फ्लोरीन। अब क्वेश्चन क्या है कि यह उत्कृष्ट गैसों के साथ यौगिक क्यों बनाती हैं? आंसर देखिए, फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं और ये अत्यधिक क्रियाशील भी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अतः केवल यही उत्कृष्ट गैस है। विशेष रूप से उत्कृष्ट गैसों में भी यह केवल जीनान के साथ क्रिया करते हैं। किसके साथ? जीनॉन के साथ। इसके साथ एक बात और याद रखिए कि जीनॉन सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ। क्यों करता है? क्योंकि जीनॉन और जो ऑक्सीजन है इनकी आयनन ऊर्जा समान होती है। कौन सी बच्चों? इनकी आयनन ऊर्जा समान होती है, इसलिए यह जीनॉन के साथ क्रिया कर लेती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लेंथेनाइट तत्व, लेंथेनाइट मीन्स एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में आप लोग जानते हो दो ग्रुप होते हैं, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। तो क्वेश्चन है कि जितने भी लेंथेनाइट होते हैं और 14 तत्वों के दो ग्रुप होते हैं, आप जानते हो ऊपर के 14 तत्व लेंथेनाइट एफ ब्लॉक में है ना, और नीचे के एक्टिनाइट। तो क्वेश्चन है सभी लेंथेनाइट तत्वों के रासायनिक गुण जो है वो समान होते हैं, क्यों? जितने भी लेंथेनाइट है उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, क्यों? तो क्यों होंगे? देखिए आप वहाँ पे देखेंगे लेंथेनम से लेके एलयू तक आप जाते हैं तो एल से लेके एलयू तक के तत्वों में लेंथेनाइट संकुचन के कारण तत्वों के आकार में बहुत कम परिवर्तन होता है। ये बात बहुत अच्छे से समझिए। एक क्वेश्चन हो रहा था कि लेंथेनाइट संकुचन है ना, तो वो भी आपने पढ़ा हुआ है पूरा अच्छे से। तो एल से एलयू तक हम जब जाते हैं तो तत्वों में लेंथेनाइट संकुचन के कारण तत्वों के आकार में क्या होता है? बहुत कम परिवर्तन होता है। इसके साथ ही सभी तत्वों के संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? समान रहती है। ये भी आपको यहाँ से समझना है कि इनके जो संयोजकता कोष होते हैं, ठीक है ना, उनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कैसी होती है? संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इनमें समान होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष से अंदर 4f जो कोष होता है उसमें बढ़ते हैं। ठीक है, इन दोनों कारणों से क्या होता है? लेंथेनाइट तत्वों के रासायनिक गुण जो है लगभग समान होते हैं। ठीक है ना, दो कारण कौन कौन से हैं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? लेंथेनाइट संकुचन के कारण तत्वों के आकार में बहुत कम परिवर्तन होता है। एक चीज क्या होता है? इनमें बहुत ज्यादा कम परिवर्तन होता है, और इनके जो बाह्यतम कोष होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इस वजह से जितने भी लेंथेनाइट हैं उनके रासायनिक गुण लगभग कैसे होते हैं बच्चों? समान होते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि टाइटेनियम को आश्चर्यजनक रणनीतिक धातु क्यों कहते हैं? ठीक है ना, टाइटेनियम जो है टीआई, इसको आश्चर्यजनक धातु कहते हैं, क्यों? तो इसका आंसर देखिएगा आप लोग। टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु कहते हैं क्योंकि नंबर 1, इसका क्षरण नहीं होता है। ठीक है, यह खराब नहीं होती, इसका क्षरण नहीं होता। यह कैसी है? हल्की धातु है और इसकी मजबूती अधिक होती है। ठीक है ना, इसमें तापरोधी होती है। कैसी होती है? तापरोधी होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? आश्चर्यजनक धातु कहते हैं। और जो वायुयान वगैरह हैं उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह उच्च ताप को सहन करने वाली होती है। ठीक है, तो टाइटेनियम को बच्चों आश्चर्यजनक धातु क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका क्षरण नहीं होता, यह हल्की धातु है और इसकी मजबूती जो है वो अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आई थिंक शायद लास्ट क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन देखिए, संक्रमण तत्व मीन्स कौन से ब्लॉक की बात करेंगे हम? डी ब्लॉक। कौन से की बात कर रहे हैं बच्चों हम? डी ब्लॉक, है ना। तो डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व ये अनुचुंबकीय है। क्या है बच्चों यहाँ पे? ये अनुचुंबकीय है। ठीक है ना, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के क्यों हैं? संक्रमण तत्व जो हैं वो कैसे हैं? अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान से। ऐसे पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि अनुचुंबकीय कौन होते हैं, फिर हमें ये बताना कि संक्रमण तत्व जो होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होंगे बच्चों? अनुचुंबकीय कौन होता है? ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकत्व का यह गुण परमाणविक ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब नॉन पेयर मीन्स एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कैसा कहलाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, यहाँ पे उपस्थित नहीं है, कैसे हैं? यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है इसका मतलब है कि सब कैसे हैं? ये सब युग्मित हैं। कैसे हैं बच्चों? सब युग्मित हैं। ये ऑर्बिटल हुआ, और यदि इसमें आपके इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं तो ये कहलाता है युग्मित।
ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण ये कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना, एक बार और डबल से देख लीजिए इसको कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकत्व का यह गुण परमाणविक ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चन है आप चाहे एक बार वीडियो को और देख सकते हैं। आई थिंक एक बार में ही आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। ओके, और यदि आप ऐसे कोई क्वेश्चन है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग यहीं पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर और वीडियो बना के आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आप लोग जानते हो कि पर डे 8:30 पर हम ये लाइव क्लास लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास आपकी पर डे चलेगी एग्ज़ाम तक। कल से मध्य प्रदेश में आप लोग जानते हो प्री बोर्ड परीक्षा हो रही है, उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।